हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके थे सॉल्यूशन का जो बेसिक है 11th क्लास का मोल कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है पहले वो समझेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो समझने के लिए हम लोग पहले दो को कंटेनर ले लेंगे, ठीक है। एक कंटेनर में मान लीजिए कि 40 मॉलिक्यूल्स जो है यूरिया का ले लिए और 40 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज का ले लिए। अब इसमें समझिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहता है कि सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता हो, लेकिन उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता हो। नेचर मतलब जैसे समझिए यूरिया का जो नेचर है वह थोड़ा पॉइजनस है और ग्लूकोज का नेचर पॉइजनस नहीं है। तो दोनों का नेचर जो है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लिए हैं वो सेम लिए हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही कहता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। नेचर पर डिपेंड नहीं करना मतलब जैसे इसका ग्लूकोज है, यूरिया है और ये ग्लूकोज है, तो अलग अलग नेचर का है, उससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे? इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। अगर यहाँ पे हम 30 मॉलिक्यूल्स ले लेते और यहाँ 40, तो दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाता, डिफरेंट होता। बट यहाँ पे दोनों का 40 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वह सेम है, ठीक। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन कहता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनेशन कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ solution which depend on the number of solute particle but do not depend on the nature of solute particle। क्लियर? मतलब कि सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता हो, लेकिन उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता हो। तो उस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वह 4 टाइप्स का होता है। There are 4 types of colligative properties। जिसमें फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो 4 को कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कितना टाइप का है? 4 टाइप्स का। तो 4 टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है पढ़ेंगे हम लोग वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर हम लोग समझ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। क्लियर है? मतलब हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर।
क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर जाके पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पर चलते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर। समझिए, वेपर प्रेशर तो नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि वेपर प्रेशर क्या है ना? तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होगा उसी को कहेंगे वेपर प्रेशर। लेकिन इसमें समझने वाली बात है, थोड़ा समझिए वेपर प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले कैसे हम कंटेनर ले लिए, इसमें हम एक रख दिए लिक्विड, एक रख दिए लिक्विड। इस कंटेनर को हम क्लोज कर दिए। कंटेनर को क्लोज करने के बाद जब इसको हम हीट करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, तो ये लिक्विड धीरे धीरे कन्वर्ट होगा वेपर में। धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। तो ये बना लिया वेपर, मतलब ये लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। वेपर में अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड जो उसे कहते हैं जिसका पार्टिकल्स बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड होता है। लिक्विड उसे कहते हैं जिसका पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होता है। और गैस उसे कहते हैं जिसका पार्टिकल्स इधर उधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होता है जिसमें। तो हम ये बोल रहे हैं कि जैसे लिक्विड धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो वेपर से ये जैसे कंटेनर फिल होगा तो ये वेपर का पार्टिकल्स नज़दीक आने लगेगा। और जैसे ही गैस का पार्टिकल्स क्लोजली आने लगेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। यानी कि ये वेपर जो है वह कन्वर्ट होने लगेगा फिर किसमें? लिक्विड में। यहाँ तक ठीक है? जब लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और ये वेपर भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लिक्विड में। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्लियर? हम ये एग्जांपल के तौर पर कह रहे हैं कि मान लीजिए 10 ग्राम 1 मिनट में लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर में। 1 मिनट टाइम दिए तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो गया वेपर में कितना? 10 ग्राम। वही 1 मिनट में ये वेपर भी कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। 10 ग्राम 1 मिनट में कन्वर्ट हो गया वेपर में, सॉरी वेपर कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। यानी कि लिक्विड से वेपर में जा रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अब वेपर से लिक्विड में जा रहा है तो इसको हम क्या कह रहे हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। इसको हम क्या कह रहे हैं? बैकवर्ड रिएक्शन। ये कन्वर्ट हो रहा है कि 10 ग्राम लिक्विड से वेपर में गया तो कन्वर्ट, इसको बोल रहे हैं फॉरवर्ड। अब वेपर से लिक्विड में जा रहा है तो इसको कह रहे हैं बैकवर्ड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, जब क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तब इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने का स्पीड और वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने का स्पीड अगर सेम हो जाए तब उस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो अब आते हैं वेपर प्रेशर को समझने के लिए। जब लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, क्या बोल रहे हैं हम? लिक्विड और वेपर दोनों जब किस कंडीशन में हो? इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। और उस टाइम वेपर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होगा उसी प्रेशर को कहते हैं हम क्या? वेपर प्रेशर। मतलब सिंपल है, वेपर प्रेशर नाम है, वेपर के द्वारा जो प्रेशर डेवलप होगा उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। लेकिन ये बोलने से पहले एक इसमें कंडीशन है कि लिक्विड और वेपर दोनों किस पोजीशन में होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या बोलेंगे? प्रेशर डेवलप बाय द वेपर, प्रेशर डेवलप बाय द वेपर व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आर इन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर समझिए क्या होता है? वेपर प्रेशर का कुछ फैक्टर भी होगा, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का पहला फैक्टर यही होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि वेपर प्रेशर कब हम बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, कब डिक्रीज कर सकते हैं, उसके फैक्टर का पहला पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप समझिए
कि ये एक कंटेनर है, इसमें कोई लिक्विड ले लिए ए, इसमें कोई लिक्विड ले लिए बी, तो ए के लिक्विड का इंटरमोलिकुलर फोर्स मान लीजिए लिक्विड पार्टिकल्स इतना इतना दूर पे है, बी में मान लीजिए इतना इतना दूर पे है, तो ए का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है, बी का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये है। तो जब पार्टिकल्स नज़दीक होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ पे क्या है ज़्यादा, और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स है कम, मतलब पार्टिकल्स दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस जब हम लिक्विड ए को हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, लिक्विड बी को भी टेम्परेचर देंगे, तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी से ब्रेक होगा तो जल्दी जल्दी ये वेपर बनेगा। और लिक्विड ए में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हीट करेंगे तो ये इसके कंपैरिजन में ये जल्दी ब्रेक नहीं होगा, तो इसमें वेपर जो है कम बनेगा, तो वेपर कम बनेगा तो इसका प्रेशर भी, वेपर प्रेशर भी कम होगा, और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स कम तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वेपर प्रेशर का। इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज करेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। पहला फैक्टर ये है, क्लियर है यहाँ तक। दूसरा फैक्टर में आते हैं, जिसको पहले ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं। दूसरा फैक्टर है, ऐड कर देते हैं, एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट तो समझते हैं जो डिजॉल्व हो जाता है, जो लेस अमाउंट में होता है। सॉल्यूट दो तरह का होता है, सॉल्यूट दो तरह का, एक को कहते हैं हम वोलाटाइल सॉल्यूट और दूसरा कहते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वोलाटाइल सॉल्यूट और दूसरा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल सॉल्यूट उसे कहते हैं जिसको हीट करने के बाद, टेम्परेचर देने के बाद ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, हीट करने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाए। और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसे कहते हैं जिसको हीट करने के बाद वेपर में कन्वर्ट ना हो। यहाँ तक ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि शुगर और वाटर ले लिए, शुगर और वाटर को हीट करेंगे तो वाटर जो है वह वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन शुगर जो है वह वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो शुगर कन्वर्ट नहीं होगा तो शुगर हो जाएगा नॉन वोलाटाइल, और जो वेपर में कन्वर्ट होगा उसको कहेंगे वोलाटाइल। तो हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे क्या, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अभी समझिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है, इसका ऐड करने के बाद क्या इफेक्ट होगा वेपर प्रेशर पर, वो समझते हैं। जैसे इसमें हम ले लिए प्योर वाटर, प्योर लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड मतलब सॉल्वेंट। प्योर लिक्विड लिए, इसका मान लीजिए पार्टिकल्स जो है वो इतना इतना दूरी पे है। अब इसमें सॉल्वेंट, यही वैसे यहाँ भी है, सॉल्वेंट इसमें पहले से था, अब इसमें हम बाहर से ऐड कर दिए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो इसमें सॉल्यूट भी आ गया, तो जैसे ही सॉल्यूट आ गया यानी कि ये बन गया सॉल्यूशन, सॉल्यूट आ गया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब समझिए प्योर लिक्विड का पार्टिकल्स इतना इतना दूरी पे था, जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, हम लोग को पता है कि लिक्विड के बीच में, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, तो इसी स्पेस के बीच में जो है वह नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जाकर बैठेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आकर ऐसे बैठ गया, तो अभी इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये था प्योर लिक्विड में, जैसे ही नॉन वोलाटाइल ऐड किए तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अब ये हो गया। अभी हम लोग इसके पहले वाला फैक्टर में पढ़े थे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम।
तो यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो इसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज कर गया। तो हम लोग ये कहते हैं कि प्योर लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो इसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि सिंपल है कि एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा बात, अच्छा, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं P0 से, और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिनोट करते हैं PS से। प्योर लिक्विड से वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिनोट करेंगे P0 से और सॉल्यूशन का PS से। तो हम ये कह रहे हैं कि प्योर लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम ये करें, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि इसका वेपर प्रेशर है 5 atm। इसका वेपर प्रेशर कितना है? 5 atm। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर 5 से कम हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं 3 atm। तो वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ? 5 atm था, हो गया 3 atm। यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो 2 atm जो है वह डिक्रीज कर गया। क्लियर है? तो जितना से प्योर लिक्विड में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे और उसका वेपर प्रेशर जितना से डिक्रीज हो जाएगा उसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्योंकि अपना हेडिंग था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पहले वेपर प्रेशर, अब धीरे धीरे पहुंच गए हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। लोअरिंग मतलब कम, तो वेपर प्रेशर जितना से डिक्रीज होगा उसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि 5 में से 3 को माइनस कर देंगे। 5 कहने का मतलब ये हुआ कि उसका वेपर प्रेशर को डिनोट करेंगे P0 से, यानी कि ये हो जाएगा P0 माइनस PS। P0 माइनस PS, 5 माइनस 3। तो ये एक डिफरेंस है। डिफरेंस को जनरली हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये प्रेशर का डिफरेंस है, यानी कि हो जाएगा डेल P। तो ये फॉर्मूला हो गया। इस डेल P को हम क्या पढ़ेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और P0 को क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और PS को क्या पढ़ेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक ठीक है? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डिफिनेशन क्या होगा? यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ तक क्लियर है? अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया तो अब हम लोग पहुँच जाएंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं। अब समझिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव वर्ड का मतलब जनरली हम लोग कहते हैं रेशियो। रिलेटिव वर्ड का मतलब हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वह एक रेशियो है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? एक रेशियो है। किसका किसका रेशियो है? तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी फॉर्मूला लिखे थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का डेल P। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का जो रेशियो है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डेल P। डेल P का भी फॉर्मूला लिखे थे P0 माइनस PS और डिवाइडेड बाय P0। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है? अब ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक रूल आएगा, लॉ आएगा, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
सबसे पहला बात ये है कि ये लॉ कब अप्लाई होगा, तो जनरली ये लॉ तभी अप्लाई होता है जब अपने पास सॉल्यूशन के फॉर्म में एक वोलाटाइल कंपोनेंट होगा और दूसरा नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट होगा। जब इस तरह का मिक्सचर होगा, सॉल्यूशन होगा, तब हम लोग रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें ये क्या कहते हैं, तो रॉल्स लॉ कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का इक्वल होता है, जो रॉल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बताएगा। अभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला ला चुके हैं, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सबको पता है, सेल्फ मोल बाई टोटल मोल। यहाँ लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू, मोल है, मोल का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ऐसे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, नीचे में हो गया वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ हो गया वेट बाई मॉलिक्यूलर। 1 2 मान लिए कि वेट 1 के लिए सॉल्यूट के लिए 1 मान लिए और सॉल्वेंट के लिए 2 मान लिए। यहाँ तक ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला जो है जिसपे आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग जो है इस फॉर्मूले पे थोड़ा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए फॉर्मूला, आप सॉरी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो है ये है, हाँ चलिए क्वेश्चन आपका आ गया ही है। अभी समझिए, पहले सबसे पहला बात यहाँ लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.54 mm ऑफ Hg। अब समझिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जब है, वाटर है तो यानी कि ये प्योर लिक्विड हुआ। अब प्योर लिक्विड को अभी हम बोले कि प्योर लिक्विड को किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट से। किससे डिनोट करते हैं, पी नॉट से, यानी कि ये पी नॉट का वैल्यू हो गया 17.54 mm ऑफ Hg। ये सॉल्यूट वेइंग इतना ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये हो गया सॉल्यूट का वेट और ये हो गया सॉल्वेंट का वेट। सॉल्यूट का वेट को अभी हम डिनोट किए थे W1 से और सॉल्वेंट के वेट को डिनोट किए थे W2 से। यहाँ तक ठीक है। आगे कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ इतना mm, यानी कि ये सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया। किसका प्रेशर हो गया, सॉल्यूशन का PS। ऐसे भी हम लोग पढ़े कि P नॉट और PS में जो है हमेशा P नॉट ज्यादा होता है और PS कम होता है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्यूशन से, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स प्योर लिक्विड में कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि ये वैल्यू कम है, यानी कि ये PS का वैल्यू है और ये P नॉट का। फाइंड क्या करना है, करा कैलकुलेट द मोलर मास, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना है सॉल्यूट जो हम ऐड किए हैं। ये सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट है, तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े कि P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसके जगह पर अभी हम लोग लिखे थे W1 बाई M1 डिवाइडेड बाई W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। तब सब में वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे। देखा ये P नॉट का वैल्यू है तो यहाँ रख दिए P नॉट की जगह पर 17.54 माइनस PS का वैल्यू अभी यहाँ दिया हुआ है 354, फिर डिवाइडेड बाई P नॉट 17.54 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट मतलब ये वाला W1 अभी बोले यह नहीं W यहाँ है तो यहाँ रख दिए कितना 108.24 डिवाइडेड बाई M1 डिवाइडेड बाई कहाँ गया 1000, यहाँ W1 है
108.24 डिवाइडेड बाई m1, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट निकालना है, वही निकालना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ लिख दे 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट मतलब वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये m1 निकल जाएगा, यहाँ से तो कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये बन जाएगा सेकंड क्वेश्चन। आइए यहाँ से, सेकंड क्वेश्चन कहाँ से है? ये चलिए, हाँ यहाँ से है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आप समझिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है, देखिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज इतना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग डिनोट किए थे किससे? डेल्टा पी से, और डेल्टा पी का वैल्यू था पी नॉट माइनस पी एस, यानी कि डायरेक्ट इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.0614। ठीक, आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि ये निकालने के लिए कह रहा है क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, सेकंड में कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि पीएस निकालना है। सेकंड में क्या निकालना है? पीएस। और थर्ड में कह रहा है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वाटर का, मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है। और थर्ड में कह रहा है, नहीं आगे कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट इतना इज इतना, यानी कि ये वैल्यू वाटर का प्योर लिक्विड का दिया हुआ है, यानी कि पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ तक ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वह होता है पी नॉट माइनस पी एस अब बाई पी नॉट, यानी ये दोनों जो डिफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं डेल पी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ रख देंगे तो ये ऊपर में हो जाएगा 0.0614 डिवाइडेड बाई पी नॉट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 17.54। तो ये एक आंसर, ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा एक। पहला का आंसर ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग वाला। सेकंड, अच्छा अभी हम लोग पढ़े कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यहाँ से निकालेंगे, जो भी यहाँ मान लीजिए x है तो ये वैल्यू x आ गया, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आएगा। क्या निकल के आएगा? सॉल्यूट। लेकिन आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वाटर का। तो जब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट आ गया है तो हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो जितना भी यहाँ x वैल्यू आया है उसको 1 में से घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के यहाँ वैल्यू x माने हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस x, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? सेकंड एक क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो जब यहाँ पे हम ये मान लीजिए y आ गया, तो यहाँ हम लोग पढ़े पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ऐसा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम यहाँ से निकाले हैं, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे x। पी नॉट हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 17.54, तो यहाँ रख देंगे 17.54 और माइनस पी एस और डिवाइडेड बाई 17.54। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा पी एस, तो ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। क्लियर है? तीनों क्वेश्चन का इसमें आंसर बन गया। अब इतना कर लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड लॉ पर। ठीक है, यहाँ से इसको क्लोज करने के बाद अब हम लोग सेकेंड लॉ पर चलेंगे।